हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलास इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के 6th वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां आज हम पेज नंबर 28 से लेकर 35 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 28 से। लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट एंगल AOB। देखो, ये AOB एक स्ट्रेट एंगल है, इसका वैल्यू 180 डिग्री है। यहाँ से क्या हुआ है, ये जो OC रे है ना, इसने एंगल AOB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि बना हमारा एंगल AOC और एंगल BOC। देखो, यहाँ से भी आपको दिख रहा है ऑब्वियसली एंगल AOC और BOC। बस हमने क्या किया, इस चीज को ऐसे स्प्लिट कर दिया ताकि हमको दोनों एंगल्स अच्छे से समझ में आए। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछता है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ OC सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। क्या है कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मतलब OC कुछ इस तरह से पास करेगा कि ये जो दोनों एंगल्स फॉर्म हुए एकदम इक्वल होंगे। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, हमारा जो एंगल AOC है ये थोड़ा बड़ा है इस एंगल BOC से, तो हमको क्या करना है, OC को कुछ इस तरह से अलाइन करना है कि दोनों एंगल्स एकदम इक्वल होंगे। तो तरीका क्या है, देखो, इफ द रे OC बिकम्स परपेंडिकुलर टू AB। हाँ, क्या करेंगे, ये जो AB में ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल था AOB, इस AB लाइन पे अगर हमारा OC रे एकदम परपेंडिकुलरली अलाइन हो गया तो दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ द रे OC बिकम्स परपेंडिकुलर टू AB द टू एंगल्स बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इक्वल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पेज नंबर 29 से। देखो, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। देखो क्या पूछता है, हमारा जो स्ट्रेट एंगल है यानी कि ऐसा जो 180 डिग्री है वो क्या है, हमारे फुल टर्न का आधा ही तो है। तो अगर एक फुल टर्न का आधा हमारा स्ट्रेट एंगल बन सकता है तो हमारा राइट एंगल वो फुल टर्न का कितना पार्ट होगा। देखो, समझने के लिए मैं आपको इस पेपर में समझा देता हूँ। देखो, हमारा जो फुल टर्न होता है, मान लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो यहीं पे मैं खत्म करूंगा, तो ये फुल टर्न है विच इज 360 डिग्री। तो इसका हाफ यानी कि इतना, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा 180 डिग्री है कि नहीं, तो हो गया। हम यहाँ से क्या समझ गए कि हाफ ऑफ अ फुल टर्न इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, बहुत सिंपल था। अभी बस हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि वैसे ही ये जो फुल टर्न का कितना पार्ट हमारा 90 डिग्री होता है। देखो, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे डॉटेड लाइन से ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री है कि नहीं, मान लो ये लाइन ऐसे पूरा एक्सटेंडेड है और इससे ये परपेंडिकुलर है, तो लॉजिकली ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। कितने 90 डिग्री फॉर्म होने हैं, 4 90 डिग्री फॉर्म होने की नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फुल टर्न था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हमको बस क्या चाहिए, एक ही 90 डिग्री चाहिए कि नहीं, जो कि ये वाला पार्ट होगा, राइट, ये वाला पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे, 1/4। समझ में नहीं आया होगा ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से है, हमको चाहिए क्या, बस 90 डिग्री। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे शेड कर दूँ थोड़ा सा, आप समझ जाओगे कि इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/4 है कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो स्ट्रेट एंगल का हाफ यानी कि मतलब फुल टर्न का 1/4 हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। आप कोई भी खिड़की देख लो, क्लासरूम का ही नहीं कहीं का भी देख लो, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, या तो मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर होगा या तो फिर तो इस तरह से वो होगा, किसी भी तरीके से वो रेक्टेंगल शेप में होता है। अच्छा, मान लो कि ये मतलब हमारा रेक्टेंगल शेप में है, तो पूछ रहा है कि इसमें कितने राइट एंगल्स हैं। हमको तो ऑलरेडी पता होता है क्या कि ये जो रेक्टेंगल हो या तो फिर वो स्क्वायर शेप में ही क्यों ना हो, तो ये क्या हमारा 4 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होगा। तो हम क्या लिखोगे, विंडो हैज 4 राइट एंगल्स, दैट इज एंगल 1 2 3 एंड 4। यस, और क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। और कहाँ पे आप राइट एंगल्स देख सकते हो, विंडो के अलावा और आप कहाँ पे राइट एंगल्स देख सकते हो हमारे डोर्स में, जो लिख लेना कि कॉर्नर्स ऑफ डोर या तो फिर कॉर्नर्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 30 और 31 से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, व्हाट आर
ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। देखो ये ए को ना मैं किसी दूसरे पॉइंट से, ये जो ग्रिड लाइन है ना, ग्रिड पॉइंट है, यहाँ पे मैं किसी दूसरे से ऐसे अगर ज्वाइन करूँ तो ये वाला पार्ट क्या एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं। वैसे ही इस तरह से अगर देखो तो ये भी एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है कि और कौन से तरीके से, मतलब इन दोनों के अलावा और कौन से तरीके से मैं ए को किसी दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो मुझे स्ट्रेट एंगल मिलेगा। देखो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। बस करना क्या है, देखो ए पॉइंट ले लो, एक सीधा लाइन खींच दो, ऐसे बस करके आप यहाँ पे छोटा सा 180 डिग्री लिख दो, चलेगा। और फिर यहाँ पे मेंशन कर देना दिस कैन बी डन इन वन वे, तो इस तरीके से भी हो सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। देखो यहाँ पे क्या करना है, ए को कुछ इस तरह से किसी ग्रिड पॉइंट पे ज्वाइन करना है कि जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि क्या हमारा एक राइट एंगल फॉर्म होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे हमने स्ट्रेट एंगल बनाया तो बस एक सीधा लाइन खींच दिया तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या एक राइट एंगल फॉर्म करना है। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, देखो बस ए को यहाँ से एक्सटेंड करके और इस चीज को यहाँ से एक्सटेंड कर दो। उस तरह से आप ये सारे ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि क्या हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या फिर 3 पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करके हम यहाँ पे 90 डिग्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देखो फिर क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन अ पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। देखो हमको क्या करना है, एक स्लैंटिंग क्रीज चाहिए। देखो क्रीज का मतलब होता है सिंपली एक लाइन जो कि फोल्ड करने से बनता हो। जैसे कि देखो मान लो ये मेरा शीट ऑफ पेपर है, ये सब लिखने वाले को इग्नोर करो, ठीक है। ये मेरा शीट ऑफ पेपर है, मुझे क्या करना है, इसमें पहले तो एक क्रीज लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको एग्जैक्टली बीच से फोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जब मैं कुछ इस तरह से इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो गया कि नहीं। अच्छा उल्टे तरह से देख लो, यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हुआ कि नहीं, तो ये एक मेरा क्रीज है। नेक्स्ट में क्या बोला है, देखो नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू स्लैंटिंग क्रीज। देखो इससे परपेंडिकुलर होता हुआ एक और क्रीज चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक और फोल्ड लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो हमारा ये जो क्रीज पहले जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, देखो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम इस क्रीज पे ऐसे ही एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ताकि हमको दिख जाए। तो देखो हमने पहले ये वाला क्रीज फॉर्म किया था, ओके, तो इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनाया हुआ एक और क्रीज हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। अभी देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। देखो यहाँ पे हमारे पास कितने राइट एंगल्स है, ये है 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। तो 1 2 3 4 राइट एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। देखो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ना, ये वाले, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री या फिर राइट एंगल ही क्यों है। देखो लेट पी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू क्रीसेस। मान लो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना, यहाँ पे जो मिल रहे हैं दोनों लाइंस, इसको हम पी ले लेंगे। फिर क्या कहता है, देखो हाँ, द टू क्रीसेस आर परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट पी। देखो हमको बोला ही ये गया था कि हमको क्या करना है, जो स्लैंटिंग वाला क्रीज था उसके साथ एक परपेंडिकुलर क्रीज बनाना है। तो देखो अभी ऑब्वियसली क्या है, ये वाला लाइन इस लाइन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल द 4 एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड आर ऑफ 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल्स, कुछ भी लिख सकते हो। ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना, नहीं तो आपको जैसे मतलब कंफर्टेबल हो, कुछ इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। रेक्टेंगल बना दो, स्प्लिट कर दो, ऐसे ये भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो अबाउट द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स को मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कैसे कैसे फोल्ड किया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर लिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको ओपन किया, एक क्रीज लाइन बना, उसको फिर ऑपोजिट ऐसे फोल्ड किया। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, इसे हम एक डायग्राम या फिर 2 डायग्राम्स के साथ लिखेंगे। देखो पहले तो ये थोड़ा डायग्राम ना अभी याद रख लो, बहुत सिंपल है, ड्रॉ कर सकते हो आप, आई नो, ठीक है। और ये शायद आपके से हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये डायग्राम्स करने के बाद आप ये स्टेप्स लिख देना, क्योंकि देखो डायग्राम करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अभी जब आप एग्जाम पेपर में इस आंसर को लिखोगे ना, तो आप ऑब्वियसली ये पीस ऑफ पेपर लेके ऐसे मरोड़ के दिखा तो नहीं सकते ना, या फिर ऐसे चिपका के आ जाओगे कि नहीं इससे ही देख लो, नहीं ना, तो हमको डायग्राम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम कीजिए, इसके बाद देखो ये स्टेप्स आप लिख लेना। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट, क्रीज द फोल्ड। तो आपको क्या
करना है, टेक ए शीट ऑफ पेपर देन फोल्ड इट, क्रीज द फोल्ड, यानी कि ये हो गया। फिर नाउ अगेन फोल्ड द पेपर सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द क्रीज कोइंसाइड, तो हमको कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोल्ड करना है ताकि ये दोनों कोइंसाइड करे। फिर क्या, अनफोल्ड द क्रीसेस। तो देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो ऐसे फोल्ड करो फिर ओपन करके वापस से फोल्ड करो, बेटर क्या है ऐसे फोल्ड करो फिर दूसरा एक और क्रीज यहीं से ही बना दो, ठीक है। उसी चीज को हमने यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। वही लिखा है क्या, क्रीज द फोल्ड, मतलब ये तो देखो स्टेप्स को समझा देता हूँ। देखो, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट, ओके, क्रीज द फोल्ड, क्रीज बन गया हमारा। फिर देखो नाउ अगेन फोल्ड द पेपर सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द क्रीज कोइंसाइड, यानी कि कुछ इस तरह से आप करो कि ये जो दो फोल्ड्स थे ना ये एकदम से कोइंसाइड करते हो, यानी कि एक ही लाइन पे फॉर्म होते हो। फिर क्रीज द फोल्ड, तो इसको भी आपको क्या क्रीज करना है। नेक्स्ट देखो अनफोल्ड द क्रीसेस, बाकी सबको आप फिर खोल दो तो हमको क्या मिल गया, व्हेन वी गेट टू परपेंडिकुलर लाइंस एंड फोर राइट एंगल्स, सिंपल, खत्म, यहीं पे ही था। देखो अभी आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बता दूंगा कि कैसे करना है क्या। देखो, आइडेंटिफाई द एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। पिछले वाले जितने भी फिगर्स थे उनमें से आपको बस छांट के लिखना है कि कौन सा वाला एक्यूट है, राइट है, कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है, उन सबको बस ड्रॉ कर लेना, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अच्छा यहाँ पे ना देखो, ये गलती से मेरे से शायद ये राइट एंगल एक फॉर्म हो गया है, वो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से इसको इरेज करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जितने भी फिगर्स है ना उन सबको देखना, बस जो एक्यूट होगा उसको एक तरफ, राइट को अलग और ऑब्ट्यूज को अलग ड्रॉ कर लेना, ओके। देखो अभी आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये आपको ऑलरेडी पता है, एक्यूट एंगल तो आपको ड्रॉ करना आता है, बस 90 डिग्री से छोटा होता है हमारा एक्यूट एंगल, तो उस हिसाब से कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर लेना। और ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है तो आप उससे भी मतलब क्या, ऑब्ट्यूज एंगल भी अपने तरीके से ड्रॉ कर लेना। बस कंडीशन क्या है कि ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, थोड़े अलग अलग तरीके से आप ड्रॉ करना, ठीक है। फिर देखो आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पेज नंबर 32 से। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन? क्या आपको पता है कि ये जो वर्ड्स है एक्यूट और ऑब्ट्यूज उनका मतलब क्या है? देखो, एक्यूट का मतलब होता है शार्प और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो वर्ड्स है वो हमारे एंगल्स में हम क्यों यूज करते हैं। देखो, जो एक्यूट मतलब शार्प होता है ना, आप उस एंगल पे एक बार फोकस करो, जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला एक्यूट एंगल, किसी भी एक्यूट एंगल पे आप फोकस करो, इसके जो वर्टेक्स में जो ये जो फॉर्म हो रहा है ना ये काफी ज्यादा शार्प होता है, ठीक है। ये वाला बहुत शार्प फॉर्म होता है, ये वाला भी शार्प फॉर्म होता है, ये भी ऐसा शार्प होता है, यानी कि कोई भी एक्यूट एंगल हो ना उसके वर्टेक्स पे टिप जो होता है ना वो एकदम से शार्प होता है। और ये जो शार्पनेस की वजह से हम इस वजह से ये शार्प वर्ड यानी कि एक्यूट को यूज करते हैं। ठीक वैसे ही ऑब्ट्यूज वाले में अगर आप देखोगे तो देखो ये जो टिप वाले पे अगर आप फोकस करो तो ये काफी ज्यादा ब्लंट है, यानी कि धार वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे मतलब जो नुकीला बोलते हैं ना, नुकीला नहीं है वो, इस वजह से हम इसको क्या ब्लंट वर्ड से जो कि है ऑब्ट्यूज उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि कितने एक्यूट एंगल्स इन सब ट्राइंगल्स में हैं। देखो लॉजिकली अगर हम इस फिगर को देखेंगे ना हमको पता चल जाएगा कि कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं है और कोई ऑब्ट्यूज नहीं है, यानी कि सारे एंगल्स हमारे क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। ये ऐसे होगा, ठीक है। तो हम क्या सिंपली एंगल्स को गिन लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने एक्यूट एंगल्स हैं एक एक फिगर में। पहला वाला फिगर देखो, यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल्स है, ये वाला 1, फिर ये 2 और ये 3। ठीक वैसे ही आप दूसरे वाले में गिनो, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं 12 एंगल्स है। तो उसी तरह से आप ये वाला खुद से गिनना जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 21 एंगल्स हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव? डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स? देखो, जो भी हमने यहाँ पे पैटर्न देखा था ना, जहाँ पे पहले 3 एंगल से, फिर 12 एंगल से, फिर 21 एंगल से, तो उस हिसाब से हमको क्या पता चलेगा कि हमारा जो नेक्स्ट फिगर है उसमें कितने एंगल्स होने चाहिए। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि उस फिगर को ड्रॉ भी करना पड़ेगा। देखो इस पैटर्न को आप समझो, यहाँ पे पहले 3 एंगल्स है, फिर 9 एंगल्स बढ़ गए यानी कि +9 जो कि हुआ 12, फिर से +9 हुआ जो कि हुआ 21, और उसके बाद अगर मैं फिर से +9 करूँ तो मुझे नेक्स्ट फिगर में कितने एंगल्स होंगे वो तो पता चल जाएगा, यानी कि 21 + 9 कितना होता है हमारा 30। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पे 30 एक्यूट एंगल्स होते हो, ठीक है।
देखो अभी आता है आपका क्वेश्चन पेज नंबर 33 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज? कितना होता है? 180 डिग्री। तो बस लिख लेना, स्ट्रेट एंगल इज अ हाफ ऑफ अ फुल टर्न, एज अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, ए हाफ टर्न इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है? देखो जो हमारा फुल टर्न होता है ऐसे, वो हमारा 360 डिग्री होता है, और जो हाफ टर्न होता है यानी कि कुछ इतना, जो कि होता है क्या हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ और राइट एंगल इन डिग्रीज? हमारा राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है डिग्रीज में? 90 डिग्रीज। तो आप लिख लेना। फिर देखो क्या कह रहा है, टू राइट एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। हाँ, दो राइट एंगल्स अगर मिलेंगे तो हमको एक स्ट्रेट एंगल ही तो मिलेगा। जैसे कि ये वाला मान लो एक 90 डिग्री है, यानी कि एक राइट एंगल, और ये एक दूसरा हमारा राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री। इन दोनों को मिला लो, कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये जो 90 प्लस 90 हमारा कितना बनता है? ये टोटल होता है हमारा 180 डिग्री, विच इज अ स्ट्रेट एंगल। सिंपल। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, एज अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री, ए राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री। ये तो हमको पता है क्या, कि एक स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है और एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो आप ये आंसर कुछ इस तरह से लिख लेना। यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। पूछा क्या था कि पहले तो पूछा था कि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या है, तो आप लिख लेना द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज इज 180 डिग्री। फिर क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इन डिग्रीज, तो आप लिख लेना द मेजर ऑफ राइट एंगल्स इन डिग्रीज इज 90 डिग्री। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 34 से। देखो ये क्या कहता है, द सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12 पार्ट्स below. What are the degree measures of the resulting angles? Write the degree measures down near the indicated angles. देखो यहाँ पे जो कह रहा है ना, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो सर्कल्स को क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे दो पार्ट में है, यहाँ पे 3 पार्ट्स, यहाँ पे 4 पार्ट्स, ठीक उसी तरह से यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेंशन है कि कितने पार्ट्स में है। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो आप क्या करोगे, गिन लोगे। अच्छा, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, वो हमको निकालना है। जैसे कि देखो एक पार्ट में डिवाइड है, यानी कि ये सर्कल फुल है, और हमको क्या पता है कि हमारा जो फुल सर्कल होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, तो हमने पहले वाले को 360 डिग्री लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि देखो 360 को आप क्या करना है कि डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, तो आपको मिल जाएगा कितना, 180 डिग्री। हमने लिख लिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 360 को आप 3 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा एक एंगल का वैल्यू 120 डिग्री। फिर वैसे ही 4 में डिवाइड करोगे तो 90 मिलेगा, 5 से करोगे तो 72 मिलेगा, 6 से करोगे तो आपको 60 डिग्री मिलेगा। और ये देखो, अगर आपको ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, आप क्या करो, ये सारा आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं और एक आपको बस बता देता हूँ। यहाँ से देखो, मान लो कि मैं मतलब ये चीज़ है ना मेंशन ना की हो, जैसे कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है मेंशन नहीं है, आपको बस पूछा है क्या कि ये एंगल का आप वैल्यू लिखो। आप क्या करोगे, देखो जहाँ पे एंगल मेंशन है ना, वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है। तो हमको क्या पता है कि फुल सर्कल है 360 डिग्री। मैं क्या करूंगा, 12 पार्ट्स, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स है, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 12 1 12, 12 3 36, 4 ये 0, और ये एक एंगल का मेजर मेरा कितना आया, 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे ना ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री का है करके। और फाइनली आता है आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है पेज नंबर 35 से। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो एंगल्स, ये जो प्रोटेक्टर से ये जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, इन सबके आपको मेजरमेंट लिखने हैं। जैसे कि पहले पूछा है क्या, के एल का। अच्छा, आपको क्या करना है, देखो नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द 1 डिग्री एंगल बिटवीन के ए एंड ए एल गिव्स द मेजर ऑफ के ए एल। बाय काउंटिंग we get angle KAL equals to 30 degree. Making use of the medium sized and the large sized marks, is it possible to count the number of units in fives or टेंस? देखो इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें में नहीं जाना है, इतना हमको नहीं घुसना है। हमको बस पूछा है क्या कि के ए एल का मेजरमेंट निकालो। तो देखो ये हमारा के है, यहाँ से ए और यहाँ से हमारा आता है एल, तो बस हमको इसका मेजरमेंट बताना है। देखो इसका एक ट्रिक क्या है, आप क्या करोगे ना, देखो अच्छे से देखो, बस आपको क्या करना है, इस चीज़ को ना आपको काउंट कर लेना है। देखो ये के ए एल ऐसा फॉर्म हो रहा है। ओके, इसके अंदर कितने पार्ट्स है, 1 2 3 पार्ट्स है कि नहीं, और ईच एंगल है हमारा 10 डिग्री का। तो आप इस हिसाब से कह सकते हो कि दैट के ए एल इज 30 डिग्री। ठीक उसी तरह से आप डब्ल्यू ए एल वाला एंगल और टी ए के वाला एंगल भी ऐसे ही मेजर कर लेना। देखो यहाँ से हमारा डब्ल्यू ए एल है। ओके, ये भी वैसे ही देखना, बस क्या करना, देखो अंदर के पार्ट्स गिन लो, 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ, 50 डिग्री। ओके, और एट लास्ट आता है हमारा एंगल टी ए के। देखो टी
ए के, ये पूरा बड़ा एंगल है। देखो यहाँ से टी, ये ए और ये के, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब गिनना पड़ेगा। देखो यहीं से स्टार्ट करो, जहाँ से ये लंबा लाइन है ना वहाँ से आप स्टार्ट करो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12। तो हमारा टी ए के वाला एंगल कितना होता है, टी ए के होता है हमारा 120 डिग्री का। सिंपल। तो हम यहाँ पे आप आंसर्स लिख लेना, खत्म। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फर्दर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।